रणजीत को रिया का सीक्रेट प्रोडक्ट सप्लायर मिल चुका था। इस वक्त वो सिद्धार्थ के पिता महेश के साथ उनके खेतों का मुआयना कर रहा था जब उसने बगल में लगे हुए झुरमुट को हिलते देखा। वो उसके पास गया और वहां जाकर देखा कि घास पर एक आदमी नीचे पड़ा है और कोई जानवर उसके ऊपर बैठा उसके गले को काट रहा है। वहां का दृश्य देखकर रणजीत की चीख ही निकल गई और वो महेश की ओर देखकर चिल्लाते हुए बोला, भाई साहब, इधर किसी आदमी की लाश पड़ी है और कोई जानवर इसे खा रहा है। उसकी हिम्मत दोबारा उस ओर मुड़कर देखने की नहीं हुई। रणजीत के मुंह से लाश शब्द सुनकर महेश एकदम पसीने से तर हो गया और हांफता हुआ उसके पास पहुंचा। तब तक वो लेटा हुआ आदमी उठकर बैठ गया था। महेश ने जब वहां जाकर देखा तो हंसते हुए बोला, सर, आपने तो हमें एकदम डरा दिया था। पीछे मुड़कर देखिए, वहां कोई लाश वाश नहीं है। महेश के कहने के बाद जब रणजीत ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि वो आदमी जमीन पर बैठा हुआ उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा है और वो जानवर जो उसके गर्दन पर सवार था वो भी उसके बगल में बैठा हुआ था। उसे जिंदा देखकर रणजीत के जान में जान आई और फिर महेश उसका परिचय कराते हुए बोला, सर, ये मेरा बेटा सिद्धार्थ है और ये उसका पालतू पांडा गुल्लू। पिताजी, ये कौन है? वहां पर रणजीत को आया देखकर सिद्धार्थ ने महेश से सवाल किया। ये भी शहर में होटल चलाते हैं, इन्हें भी हमारे खेत की सब्जियां और फल चाहिए। महेश ने सिद्धार्थ के सवाल का जवाब देते हुए कहा, तो आपने बताया नहीं कि अभी हमारे पास कुछ नहीं है। कहते हुए सिद्धार्थ ने रणजीत को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे पता नहीं क्यों रणजीत के ऊपर शक हो रहा था। बताया था, लेकिन ये बोले कि मुझे आपका खेत ही दिखा दो, इसलिए मैं इन्हें यहां ले आया। कहते हुए महेश ने सिद्धार्थ के सवाल का जवाब दिया। ठीक है, आप इन्हें घर ले जाइए और मैं भी थोड़ी देर में आता हूं। कहकर सिद्धार्थ फिर से लेट गया और गुल्लू उसके ऊपर खेलने लगा। महेश और रणजीत के जाने के बाद सिद्धार्थ उठकर बैठ गया और गुल्लू से बातें करने लगा। गुल्लू जी, हम लोग कुछ ज्यादा तो नहीं फेमस होते जा रहे हैं। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी होती चली गई। महेश और रणजीत वहां से निकल चुके थे और इसी बीच रणजीत के दिमाग में न जाने क्या आया कि उसने झुककर महेश के खेतों की मिट्टी उठा ली थी और फिर महेश के साथ उसके घर की ओर निकल गया था। घर आने के बाद रणजीत ने प्रभुनाथ की सारी कारस्तानी महेश को सुनाई तो महेश गुस्से का घूंट पीकर रह गया। पहले उसकी प्रभुनाथ से बहुत बनती थी, लेकिन अचानक से हुई एक घटना ने उन दोनों के बीच एक खाई पैदा कर दी। शांति और निर्मला की पहल से दोनों में बोलचाल तो हो गई, लेकिन उनके बीच वो पहले वाली बात नहीं रही। पूरी बात सुनने के बाद महेश ने रणजीत से कहा, चलिए सर, मैं आपके पैसे दिलाता हूँ। कहकर महेश रणजीत के साथ प्रभुनाथ के घर की ओर चल पड़ा। जब महेश रणजीत के साथ प्रभुनाथ के घर पहुंचा तो देखा कि रणजीत के आदमी प्रभुनाथ को पकड़े बैठे हैं और बगल में शांति उससे मनुहार कर रही है। क्या करोगे दूसरों के पैसों का? तुम्हारे इसी पाप की वजह से हमने अपने जिगर के टुकड़े को खो दिया था। अब तो कोई औलाद भी नहीं है हमारे कि उसके लिए तुम्हें बैंक बैलेंस बनाना है। वापस कर दो चुपचाप इनके पैसे। महेश दौड़कर रणजीत के आदमियों को डांटते हुए बोला, ए, छोड़ो उसे, पैसा लोगे कि उसकी जान। महेश के इतना कहने पर रणजीत के आदमियों ने रणजीत की ओर देखा तो उसने आंखों से पीछे हटने का इशारा किया और वो लोग पीछे हट गए। महेश ने जाकर प्रभुनाथ को पकड़ा और समझाते हुए कहा, प्रभु, पैसे दे दो इनके। घटिया सामान देकर तुम कमाई करने की सोच कैसे सकते हो? लेकिन प्रभुनाथ न तो कुछ बोल रहा था और न ही महेश की ओर देख रहा था। उसके इस तरह बर्ताव करने से महेश खींच गया था। वो वहां से उठा और अपने घर की ओर चला गया। रणजीत और उसके आदमी वहीं बैठे रहे और शांति बार बार प्रभुनाथ से मनुहार करती रही कि वो पैसे लौटा दे, लेकिन उसके कानों पर जूं नहीं रेंग रही थी। वो सिर नीचे किए हुए वहीं बैठा था। थोड़ी देर बाद महेश अपने घर से लौटकर आया और रणजीत के हाथों में कुछ पैसे रखते हुए बोला, सर, इतने पैसे हैं, आप ले लो और बाकी के पैसे मेरा बेटा सिद्धार्थ आपको वहीं लाके दे देगा। रणजीत ने पैसे लेते हुए महेश से कहा, आप भले आदमी हैं, इसलिए बिना पुलिस को बुलाए वापस जा रहा हूं। अगर दोबारा इन्होंने किसी के साथ ऐसी हरकत की तो ये सीधा जेल के दरवाजे देखेंगे। कहता हुआ रणजीत अपने आदमियों के साथ वहां से निकल गया। उनके जाने के बाद महेश ने शांति की ओर देखते हुए कहा, अंदर ले जाकर
इनको दवा लगा दीजिए, मैं रात का खाना सिद्धार्थ के हाथों भिजवा दूंगा। इतना कहकर वो अपने घर की ओर चला गया। आधी रात का समय बीत चुका था। सिद्धार्थ समेत पूरा प्रीतपुरा नींद की आगोश में समाया हुआ था। अचानक से सिद्धार्थ के कानों में किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बिस्तर पर पड़ा सिद्धार्थ छटपटाने लगा। सिद्धार्थ के छटपटाने और बड़बड़ाने की वजह से बगल में ही सो रहे गुल्लू की नींद खुल गई और वो जाकर सिद्धार्थ को आवाज देने लगा, भाई, ए भाई, क्या हुआ? तब तक सिद्धार्थ चीखते हुए उठ पड़ा। उसकी चीख से घबराकर गुल्लू 2 कदम पीछे हट गया और दूसरे कमरे में सोए हुए निर्मला और महेश भी दौड़कर आ गए। सिद्धार्थ पसीने से नहाया हुआ था। क्या हुआ बेटा? निर्मला ने घबराहट के साथ पूछते हुए बोली। कुछ नहीं मां, बस एक बुरा सपना आया था, सिद्धार्थ ने जवाब देते हुए कहा। थोड़ी देर बाद निर्मला ने उसे पानी लाकर पीने को दिया और फिर उसे सुलाकर अपने कमरे में चली गई। उनके जाने के बाद सिद्धार्थ के अंगूठी से रक्त लाल रोशनी निकल रही थी, जो कि शायद इशारा कर रही थी कि जो उसने देखा वो महज सपना नहीं बल्कि हकीकत से जुड़ा हुआ एक अंश है। ये सिद्धार्थ को आने वाली एक मुसीबत का इशारा दे रहा था। अगले दिन सुबह सिद्धार्थ जब अपने कमरे में बैठा चाय पी रहा था, तभी उसका फोन बजा। फोन पर रिया का नाम दिखाई दे रहा था। नमस्ते मैडम, सिद्धार्थ ने फोन उठाते ही कहा। नमस्ते सिद्धार्थ जी, कैसे हैं आप? रिया ने औपचारिकता पूरी करते हुए पूछा। ठीक हूं, बताइए आपने हमें कैसे याद किया? सिद्धार्थ के पूछने के बाद रिया उसे इनवाइट करते हुए बोली। सिद्धार्थ जी, आज मेरे दादाजी का बर्थडे है और इसके लिए आज शाम को 7 बजे एक छोटी सी पार्टी रखी गई है। वो चाहते हैं कि आप भी इसमें शामिल हो। ये बहुत ही छोटा सा फैमिली फंक्शन है, इसलिए गिनती के लोगों को बुलाया गया है। आप आइएगा जरूर। रिया के मुंह से फैमिली फंक्शन में बुलाए जाने की बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो आगे बोला, जी मैं जरूर आऊंगा, लेकिन आना कहाँ है, होटल या घर? कहते हुए सिद्धार्थ की आवाज में एक अलग खनक सुनाई पड़ी। ना घर ना होटल, आप आके किसी भी टैक्सी वाले से कहना कि माथुर विला छोड़ दो, वो आपको ले आएगा। रिया सिद्धार्थ को पता बताते हुए बोली, ठीक है। कहकर सिद्धार्थ ने फोन काट दिया और अपने काम में व्यस्त हो गया। घड़ी में दोपहर के 2 बज गए थे। पार्टी शुरू होने में अभी करीब 5 घंटे बाकी थे। सिद्धार्थ ने सोचा कि उसे जल्दी निकल जाना चाहिए। थोड़ी देर शहर की अच्छी जगहों पर भी घूमना हो जाएगा और फिर शाम को रिया के यहाँ पार्टी में शामिल भी हो जाएगा। उसने यही सब सोचते हुए गुल्लू से कहा, गुल्लू, मैं शहर जा रहा हूँ और हो सकता है कि मैं। वो अपनी बात पूरी कर पाता, गुल्लू ने बात बीच में काट दी। मैं का क्या मतलब? तुम अकेले जा रहे हो क्या? मैं नहीं जा रहा। कहते हुए गुल्लू की आवाज में जिज्ञासा और नाराजगी का मिश्रण सुनाई दे रहा था। वहां तुम्हारा काम नहीं है, तुम यहीं रुको, मैं जल्दी आ जाऊंगा, सिद्धार्थ ने उसे समझाते हुए कहा। तुम इंसानों का यही है, अपने फायदे के लिए लोगों को प्यार करते। जब तक गुल्लू अपनी बात पूरी करता, सिद्धार्थ गुस्से से बोला, अबे चुप, जब देखो चपड़ चपड़ लगाए रहता है। बोला ना, मेरा जरूरी काम है। ये जरूरी तो नहीं कि मैं जहां जाऊं तुम्हें लेकर जाऊं, इसलिए चुपचाप जो कह रहा हूं सुनो। सिद्धार्थ को गुल्लू ने पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था, तो वो सहम गया और खामोश हो गया। सिद्धार्थ ने निर्मला से विदा ली और वहां से निकल गया। गुल्लू आंखों में आंसू लिए हुए उसे जाते हुए देख रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन सिद्धार्थ का अकेले शहर जाना उसे ठीक नहीं लग रहा था। सिद्धार्थ की बस चल रही थी और वो खिड़की से बाहर अपने आसपास के नजारों को देख रहा था। पहाड़ों के चारों ओर लिपटे हुए बादल देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उन्हें सफेद धोती पहना दी हो। हम इंसानों की एक फितरत होती है कि जब तक हम किसी चीज के पास रहें, तब तक उसकी कद्र नहीं करते, चाहे वो कोई जगह हो या कोई इंसान। लेकिन अगर हम उनसे 1 मिनट के लिए भी दूर हो जाएं, तो हमें उनकी सारी बातें अच्छी लगने लगती हैं। कुछ ऐसा ही सिद्धार्थ के साथ भी हो रहा था। जिन पहाड़ों और जंगलों को उसने करीब से महसूस किया था, वो उसे आज कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे थे। सिद्धार्थ अपने ख्यालों में खोया उन पहाड़ों को देख रहा था और अपने फोन पर रेडियो ऑन करके उन मधुर संगीत और कहानियों के सागर में गोते लगाने लगा था। कहानियां सुनने में मदमस्त सिद्धार्थ को रास्ते का पता ही नहीं चला। शहर आ चुका था। अन्य यात्रियों के साथ वो भी उतर गया और एक टैक्सी वाले के पास जाकर बोला,
जो अपनी टैक्सी में पड़ा आराम फरमा रहा था। भैया, शहर में कुछ जगहों पर जाना है, ले चलोगे? टैक्सी चालक ने हिकारत भरी नजरों से उसे देखा और बिना उसकी बात सुनते हुए ही उसे मना कर दिया। ऐसे ऐसे उसने कई टैक्सी वालों से बात की, लेकिन सब ने हाथ खड़े कर दिए। अंत में जब वो मायूस होकर बस लेने के लिए जा रहा था, तो उसी टैक्सी वाले ने, जिससे सबसे पहले सिद्धार्थ ने जाने के लिए पूछा था, उसने आवाज देकर बुलाया, सुन भाई, इधर आ। सिद्धार्थ ने जब उसकी आवाज सुनी तो उसकी तरफ पलटा और उसके पास आ गया। कहाँ जाना है? उसने सिद्धार्थ से सवाल किया। बस ऐसे ही कुछ जगहों पर घूमने जाना है, उसके बाद मुझे आप माथुर विला छोड़ देना। सिद्धार्थ ने मासूमियत के साथ जवाब दिया। माथुर विला का नाम सुनते ही उस टैक्सी चालक की आंखों में चमक आ गई और उसने मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ से कहा, ठीक है, लेकिन मैं घंटे के हिसाब से चलूंगा, ना मीटर ना किलोमीटर। उसके कहने पर सिद्धार्थ तुरंत मान गया और दोनों वहां से निकल पड़े। सिद्धार्थ उस टैक्सी वाले के साथ शहर घूम रहा था। बातों ही बातों में उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। शाम होने को आ गई। सिद्धार्थ ने घड़ी की ओर नजर डाली तो 6 बज चुके थे। भाई, यहाँ कोई अच्छी गिफ्ट की दुकान है क्या? सिद्धार्थ ने टैक्सी वाले की तरफ देखते हुए कहा। माथुर साहब के लिए गिफ्ट लेना है क्या? जैसे ही टैक्सी वाले ने इतना कहा कि सिद्धार्थ चौंक गया और उसकी ओर देखते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता कि माथुर साहब के लिए गिफ्ट लेना है? अरे भाई, पूरे शहर को पता है कि आज माथुर साहब का बर्थडे है और अगर तुम वहां जा रहे हो तो जरूर उन्हीं के बर्थडे में शामिल होने के लिए जा रहे हो। अब इसमें पता होने का क्या सवाल? कहते हुए उस टैक्सी वाले ने सिद्धार्थ के सवाल का जवाब दिया और उसका जवाब सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया। टैक्सी वाले ने ले जाकर सिद्धार्थ को एक गिफ्ट की बहुत विंटेज दुकान पर रोका और वहां से माथुर साहब के लिए गिफ्ट लेकर वो लोग पार्टी वेन्यू की ओर निकल गए। शहर के चकाचौंध और शोर शराबे से दूर शहर के बाहर बना माथुर विला अपने अद्भुत कलाकृति के लिए प्रसिद्ध था। इसे रिया के दादाजी ने अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए बनवाया था। माथुर विला की ओर जाते वक्त सिद्धार्थ ने एक सुनसान जगह पर टैक्सी ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। भाई, जरा गाड़ी साइड लगाना। क्या हो गया सर? टैक्सी वाले ने उससे पूछा। अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर थोड़ी देर और रोक के रखा तो हो जाएगा। कहते हुए सिद्धार्थ ने छोटी उंगली दिखाते हुए इशारा किया। उसका इशारा देखने के बाद टैक्सी वाले ने गाड़ी रोक दी और सिद्धार्थ नीचे उतर गया। सिद्धार्थ झाड़ियों की तरफ बढ़ा ही था कि उससे करीब 500-700 मीटर की दूरी पर लड़कियों के रोने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। वो जिस काम से आया था वो भूल के उस आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ा। जब वो उस आवाज के लगभग पास पहुंचा तो उसने देखा कि लगभग 10 से 12 लड़कियों के झुंड को साथ लिए हुए 7-8 आदमी जा रहे हैं और उनमें से कुछ के हाथ में गन है और लड़कियों की हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्हें नशा देकर जबरदस्ती ले जाया जा रहा था। सिद्धार्थ उन्हें फॉलो करते हुए आगे बढ़ता चला गया। अब उसके दिमाग में उन लड़कियों को छुड़ाने की बात गूंजने लगी थी, लेकिन सिद्धार्थ को यह नहीं पता था कि वो किन लोगों से पंगे लेने जा रहा है। क्या सिद्धार्थ सफल हो पाएगा उन लड़कियों को छुड़ाने में, या फिर कहानी लेगी कोई नई करवट? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।